अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स से डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है जी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप यूँ कह लेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स की बेसिक्स में से है। सो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैस डिफेक्ट की डेफिनेशन से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे और फिर हम आएंगे इसकी डेफिनेशन की तरफ। ठीक है बच्चों, मेरे पास दो प्रोटॉन्स हैं, एक ये प्रोटॉन है और एक ये दूसरा प्रोटॉन है। इन प्रोटॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो समझ लें कि ये दोनों इन्फिनिट डिस्टेंस पे पड़े हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, इन्फिनिट डिस्टेंस से मुराद ये है कि आपने इनके दरमियान इतना डिस्टेंस रखना है कि ये एक दूसरे को इफेक्ट ना करें। ये कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इस पे भी इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो ये इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इनके दरमियान इतना डिस्टेंस रखना है जहां पर इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन ना हो। तो उस डिस्टेंस को हम फिजिक्स की टर्म्स में इन्फिनिट डिस्टेंस बोलेंगे। इन्फिनिट से मुराद हमेशा वो इन्फिनिट लामहदूद वाला नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिट से मुराद वो डिस्टेंस है जहां पे इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों प्रोटॉन्स को हम किसी भी सोर्स से, किसी भी जरिए से एक दूसरे के करीब लाते हैं और इनको बाइंड करके एक बाउंड सिस्टम बना देते हैं। ये जो बाउंड सिस्टम है जिसमें ये दोनों जो है वो बाइंड हो गए हैं। हालांकि ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनकी रिपल्शन को ओवरकम करके हमने इनको बाइंड कर दिया और अब ये एक ही सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को कहेंगे बाउंड सिस्टम, क्योंकि ये दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंड हुए हैं। इनकी रिपल्शन जो है उसको ओवरकम करके हमने इनको बाइंड किया है, तो ये बना रहे हैं एक बाउंड सिस्टम। इस बाउंड सिस्टम का नाम हमने रख दिया न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है। मैं ऐसा करता हूं कि इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन का मैस अलग से जमा करता हूं, तो मेरे पास आता है 2 इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन। और अगर मैं एज अ होल इस न्यूक्लियस का मैस निकालता हूं तो उसको मैं एम कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, मैस ऑफ न्यूक्लियस। अब यहां पर कॉमन सेंस क्या कहती है, ये न्यूक्लियस कैसे बना है? ये न्यूक्लियस बना है इन दो प्रोटॉन्स को मिलाने से ही। अब कॉमन सेंस तो ये कहती है कि इस न्यूक्लियस का मैस और इन दो प्रोटॉन्स का, जब ये अलग अलग थे, इनका मैस बराबर ही होना चाहिए। लेकिन साइंस इज नॉट अबाउट द कॉमन सेंस, साइंस इज अबाउट द फैक्ट्स, द मेजरमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, फिगर्स। सो होता यह है कि जब इन दोनों ने मिलकर न्यूक्लियस बनाया तो मैस ऑफ न्यूक्लियस कम हो जाता है और ये जो प्रोटॉन जब अलग अलग थे तो इनका जो मैस था वो मैस ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसा क्यों है? यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। वाई, नंबर 1 वाई, ऐसा क्यों हुआ? और नंबर 2, वो जो मैस में डिफरेंस आया, ठीक है, मसलन जब ये अलग अलग थे तो मैस ज़्यादा था, जब इकट्ठा किया तो मैस इनका कम हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस इन्हीं के इकट्ठ को बोल रहे हैं ना। तो जब ये इकट्ठे हुए इनका मैस कम हो गया, जब अलग अलग थे मैस ज़्यादा था। तो मैस कहाँ गया? वो जो मैस में फ़र्क है ना, उस मैस में फ़र्क को हम मैस डिफेक्ट बोलते हैं। इन दो बड़े इंपॉर्टेंट सवालों का हमने जवाब देना है कि ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा सवाल कि वो मैस कहाँ गया। इन दोनों सवालों का जवाब कहाँ पर है? इन दोनों सवालों का जवाब हमारी मॉडर्न फिजिक्स में है और बहुत ही ब्यूटीफुल आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन के अंदर है। ठीक है बच्चों, जब भी आप एक बाउंड सिस्टम बनाते हैं, मसलन हमारे पास एक अनबाउंड सिस्टम है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक बाउंड सिस्टम में। ठीक है बच्चों, याद रखो, जो बाउंड सिस्टम होते हैं ना, इनकी जो कन्फिग्रेशन होती है, अगर हम एनर्जी के एतबार से देखें तो ये अपनी एनर्जी की लोएस्ट स्टेट में होते हैं, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं। न्यूक्लियस स्टेबल होता है। ठीक है, सो कोई भी बाउंड सिस्टम, चाहे वो अर्थ और सन का बाउंड सिस्टम हो,
चाहे वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का बाउंड सिस्टम हो या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का बाउंड सिस्टम हो। कोई भी बाउंड सिस्टम तब बनता है जब वो अपनी एनर्जी की कम तरीन सतह पर आ जाता है। इसका मतलब है कि जब भी कोई सिस्टम अनबाउंड होता है हमेशा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जब भी वो अनबाउंड से बाउंड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमने इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलकर एक न्यूक्लियस बनाना है तो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या करना होगा, अपनी एनर्जी को कम करना होगा ताकि ये एक बाउंड सिस्टम बनाए, क्योंकि बाउंड सिस्टम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, और वो मिनिमम तभी होती है जब ये प्रोटॉन्स, या इनको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, तो जब इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में मिलाते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। जब भी आप बाउंड सिस्टम बनाते हैं तो बाउंड सिस्टम के बनते वक्त एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। इसका मतलब है इस वाई का जवाब तो आपको मिल गया। एक अनबाउंड सिस्टम को जब बाउंड सिस्टम बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, क्योंकि बाउंड सिस्टम स्टेबल होता है और उसकी एनर्जी कम तरीन सतह पे होनी चाहिए, इसलिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इन प्रोटॉन्स को एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। बच्चों ये कर तो एनर्जी रिलीज रहे हैं, लेकिन फर्क इनके मैस में कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक मैस और एनर्जी इक्वलेंट है, इक्वल नहीं इक्वलेंट है। मतलब कि अगर हमारे पास एनर्जी है तो उसके इक्वलेंट हमारे पास मैस हो सकता है, और अगर मैस है तो उसके इक्वलेंट हमारे पास एनर्जी हो सकती है। तो यहां पर अगर मैं E = mc² से m की वैल्यू निकाल लूं तो ये मेरे पास आएगा E/c²। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी इन्होंने रिलीज की है, इस एनर्जी को अगर हम इसके मैस इक्विवेलेंट में बदल लें तो ये वो मैस है जो कम हो गया है, जितनी कमी आई है। ठीक है, जितनी इनको न्यूक्लियस जब ये बना है तो मैस में जो कमी आई है, जिसको मैस डिफेक्ट बोल रहे हैं, वो मैस डिफेक्ट जो है वो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जब ये मिलते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है हर न्यूक्लियॉन। उस एनर्जी को c² से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल, वेयर, ये एनर्जी जाती कहां है। लेकिन वेयर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और तरीके से समझाना चाहता हूं। बच्चों ये देखिए मेरे पास है न्यूक्लियस, जाहिर बात है उन्होंने एक दूसरे को बाइंड किया हुआ है न्यूक्लियर फोर्स के जरिए, बाइंडिंग एनर्जी अभी आगे चल के पढ़ते हैं। अगर मैं इस न्यूक्लियस को अलहदा करना चाहूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी कहां जाएगी जो मैंने खर्च की इनको अलग करने में, वो एनर्जी कंजर्व होगी, कहीं ज़ाया तो नहीं होगी। तो वो एनर्जी को अगर c² से डिवाइड कर दें तो वो एनर्जी किस में बदल जाएगी, मैस में बदल जाएगी। तो जब मैं इनको अलग अलग करूंगा इन न्यूक्लियॉन्स को, तो पहले इनका मैस कम होगा, लेकिन चूंकि मैं एनर्जी ऐड कर रहा हूं सिस्टम के अंदर, वो एनर्जी का मैस इक्विवेलेंट निकाल लें, वो मैस सब में डिवाइड कर लें, तो सब का मैस जब अलग करेंगे तो सब का मैस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने एनर्जी ऐड की है सिस्टम में। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल कि ये एनर्जी गई कहां पे, यानी कि जब हमने एक अनबाउंड सिस्टम को बाउंड सिस्टम में बदला तो ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे, इन्होंने इनके मैस में कमी आई। ठीक है, इन्होंने एनर्जी रिलीज की, वो एनर्जी कहां गई, वो एनर्जी इस्तेमाल हो गई इनको आपस में बाइंड करने में, इनको आपस में जोड़ कर रखने में। तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, वो एनर्जी कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। तो वो एनर्जी जब ये आपस में मिलते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, वो एनर्जी कहीं नहीं जाती, वो एनर्जी इनको बाइंड करने में इस्तेमाल हो जाती है, जिसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको बाइंडिंग एनर्जी और मैस डिफेक्ट का रिलेशन जो है वो समझ आ गया होगा। अभी बाइंडिंग एनर्जी को आगे चल के हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ज़रा मैस डिफेक्ट का जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैस डिफेक्ट क्या है, मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स दो तरह के होते हैं, प्रोटॉन्स, तो ये होगा मैस ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे, क्योंकि सिर्फ सिवाय हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है प्रोटियम, सिर्फ उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस है वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद एक के अलावा ज़्यादा भी होती है। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
मैस ऑफ प्रोटॉन, और जितने हमारे पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की तादाद को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, ठीक है। उसके बाद मैस ऑफ न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं, सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूट्रॉन की तादाद से। तो मैस ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय उनकी तादाद, मैस ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय उनकी तादाद, इनको जमा करेंगे तो ये मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा जब वो अलग अलग थे, ठीक है। इसमें से माइनस कर दें मैस ऑफ न्यूक्लियस, तो हमारे पास क्या बच गया, तो ये हमारे पास बच गया मैस डिफेक्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बच गया मैस डिफेक्ट। तो ये है हमारा मैस डिफेक्ट। इसमें जो n है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम a माइनस जी भी लिख सकते हैं, मैस नंबर माइनस चार्ज नंबर, ठीक है। सो डेल m इज इक्वल टू जी मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जी मैस ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारे न्यूक्लियॉन का मैस। जब वो अलग अलग थे ये ज़्यादा था, लेकिन जब वो इकट्ठे होकर उन्होंने न्यूक्लियस बनाया तो मैस कम हो गया। तो ये जो डिफरेंस आया मैस में, इसे बोलते हैं मैस डिफेक्ट, ठीक है। और अगर इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो ये क्या बन जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैस एनर्जी रिलेशन से, ठीक है बच्चों। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द डिफरेंस इन मैस ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को बनाने वाले उसके जो अज्जा हैं, यानी कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं, उनके मैस में फ़र्क को हम कहते हैं मैस डिफेक्ट। क्लियर है जी। तो अब बढ़ते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी की तरफ। तो बाइंडिंग एनर्जी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पीछे भी मिल गया कि ये वो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ करने के लिए ज़रूरी होती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग करते हैं, जब न्यूक्लियस को हम स्प्लिट करते हैं, उसके जो अज्जा हैं उनमें अलग अलग करते हैं, तो हमें जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ये दोनों डेफिनेशन एक जैसी हैं, दोनों ही एनर्जी हैं, एक में एनर्जी दे रहे हैं, एक में एनर्जी ले रहे हैं, तो बात सेम ही है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। अब बाइंडिंग एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आ रही है, बाइंडिंग एनर्जी हमने कहा कि वो मैस डिफेक्ट से ही आ रही है, ठीक है। वो जो मैस डिफेक्ट है असल में वही बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कैसे हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मैस डिफेक्ट और मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो मैस डिफेक्ट के इक्वलेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये है जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी। इस फार्मूले को फर्दर आप लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, जी मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जी मैस ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। इन सब को, ये तो आ गया डेल एम की जगह, और इन सब को मल्टीप्लाई कर दें सी स्क्वायर से, तो ये हमारे पास आ गई जी बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है, हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं हीलियम के लिए। आपको पता है जो हीलियम है उसका चार्ज नंबर क्या है, 2 है, और उसके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो 2 है, यानी कि 2 ही प्रोटॉन हैं, और सॉरी न्यूट्रॉन की तादाद भी 2 है। तो 2 ही प्रोटॉन है हीलियम के पास और 2 ही न्यूट्रॉन हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए पहले हम मैस डिफेक्ट निकालेंगे। ये देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय उनका मैस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय उनका मैस, ये हो गया मैस न्यूक्लियॉन्स का, और माइनस कर देंगे मैस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, जी चूंकि 2 प्रोटॉन है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। एक प्रोटॉन का मैस जो है वो 1.007276 यू के बराबर होता है। यहाँ पर हम एटॉमिक मैस यूनिट में लिख रहे हैं वैल्यूज़, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 2 हैं, और मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होता है 1.008665, माइनस मैस ऑफ हीलियम जो है 4 पॉइंट समथिंग होता है, वो यहाँ पर पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो जो मैस इफेक्ट निकल आया एटॉमिक मैस यूनिट में, वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 0.03034 यू, ठीक है। अब इसको, ये यू में है यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट में है, हम इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66, ठीक है। ये मैस डिफेक्ट मैस डिफेक्ट आ गया, ठीक है जी। मैस डिफेक्ट को हमने चेंज करना है किलोग्राम में, तो यहाँ पर जो है हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है असल में, एक यू जो है वो किसके बराबर होता है, 1 यू इज इक्वल टू 1.66 इंटू
10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हम इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो मैस डिफेक्ट है ये आ गया 5.03 इंटू 10⁻⁻29 किलोग्राम। इस मैस डिफेक्ट को यहाँ पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर से, तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई 4.5 इंटू 10⁻⁻12 जूल्स। अब इस जूल को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28.2 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। सो ये हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की हीलियम के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या पता चल रहा है। जी बच्चों, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व को। ये कर्व बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख सकते हैं यहां पर, तो एक्स एक्सिस पर हमने लिया है मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है उसे हम कलेक्टिवली बोलते हैं मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर। उसको लिया हमने एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमने लिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से क्या मुराद है, जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, अगर उस टोटल बाइंडिंग एनर्जी को हम डिवाइड कर दें न्यूक्लियॉन्स की तादाद के ऊपर, तो हमें पता चल जाएगा कि उस न्यूक्लियस में हर न्यूक्लियॉन यानी कि हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन जो है वो कितना शेयर कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी को। ठीक है, उसे कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल न्यूक्लियॉन, जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो इसमें अगर आप इस कर्व को देखें तो शुरू में ये कर्व यहां से एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि शुरू में जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। जो प्रोटियम है उसका मैस नंबर 1 है, उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 है। ठीक है, तो उसके बाद ये ग्राफ शुरू यहां से हो रहा है। उसके बाद फिर जूं हमारा मैस नंबर बढ़ता है, ये देखें बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ रही है। ये कर्व बड़ा यहां पर शार्प है, ये पीक जो है ये वाली पहली की बड़ी शार्प है। ठीक है, उसके बाद कुछ ये स्टेप्स आते हैं, लेकिन उसके बाद फाइनली जब मैस नंबर बढ़ता है तो दोबारा से ये बाइंडिंग एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, और तकरीबन यहां पे जाके हमें इसकी पीक मिलती है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। ये जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है, अगर यहां पर मैस नंबर को देखा जाए तो वो एलिमेंट निकलता है आयरन। तो इसका मतलब है कि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी 8 से ऊपर है, 8 पॉइंट समथिंग, तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये जो मैंने 2 ग्रीन लाइनें बनाई हैं, इन 2 ग्रीन लाइनों में यानी कि एटॉमिक मैस नंबर 56 से लेकर यहां तक तकरीबन, ये देखिए ये रीजन जो है, इस रीजन में जितने भी एलिमेंट हैं वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। तो इस रीजन को कहते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी रीजन। इस स्टेबिलिटी रीजन के बाद दोबारा से देखें, ये देखें ना यहां पर, इसको स्टेबिलिटी रीजन इसलिए भी बोलते हैं कि यहां पर हमारा जो कर्व है वो तकरीबन फ्लैट है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन जो है वो उसमें कमी आ रही है, लेकिन बहुत कम। लेकिन उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी में फिर ग्रेजुअली कमी आना शुरू हो जाती है जूं मैस नंबर बढ़ता है। इसका मतलब है कि वो एलिमेंट्स जिनका मैस नंबर बहुत ज्यादा है, या जिनका जो न्यूक्लियस है वो हैवी है, वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, मतलब वो अनस्टेबल होते हैं। हैवी न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बड़े सूटेबल होते हैं किसके लिए, न्यूक्लियर फिशन के लिए। न्यूक्लियर फिशन के लिए अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है ये बहुत ही सूटेबल होते हैं। जब हम इनकी फिशन करते हैं तो एक न्यूक्लियाई जो है वो तकरीबन 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और वो जो नए डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, वो डॉटर न्यूक्लियाई अक्सर ये होता है कि उनका जो मैस नंबर है वो फॉल करता है इस रीजन में, ये वाला जो स्टेबिलिटी रीजन है। तो वो पहले अनस्टेबल होते हैं, बाद में स्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह से इस ग्राफ के, इस कर्व के शुरू में जो एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, ये एलिमेंट बड़े सूटेबल हैं फॉर फ्यूजन। तो ये जो स्टेबिलिटी रीजन है, इससे जो पहले वाले एलिमेंट हैं दे आर सूटेबल फॉर फ्यूजन, और इसके जो बाद वाले हैं दे आर सूटेबल फॉर फिशन। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जिसमें हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मैस नंबर के वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया, और वहां से देखा कि किन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी कम, किन की ज्यादा, और किस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है। थैंक यू, अल्लाह।